नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। मैं हूं आपके साथ में बुशा। यूं तो कई तरह की बीमारियों के बारे में हम रोज सुनते हैं, पर कैंसर यानी कर्क रोग एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है। आज हम बात करेंगे इसी कैंसर के बारे में। और कैंसर को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठते रहते हैं, जैसे कि आखिर कैंसर क्या होता है, कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही वो क्या कारण है जिसके चलते कैंसर हो जाता है, और शरीर में किन किन बदलावों का ध्यान रखना चाहिए। इस बेहद ही अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। तो इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज भोपाल में ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ जी। बहुत स्वागत है आपका सिद्धार्थ सौरभ जी। सिद्धार्थ जी, जैसे कि ये जो बीमारी है कैंसर, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सी गलत फहमियां भी हैं या डर का, भय का माहौल बहुत ज्यादा देखा गया है। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में कैसे जागरूकता के माध्यम से या उनके सवालों के जवाब के माध्यम से हम उनकी चिंता को कैसे कम कर सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये कि आखिर क्या होता है कर्क रोग यानी कि कैंसर? एक तो कैंसर शब्द जैसे ही किसी व्यक्ति को या उस व्यक्ति के परिवार को इस शब्द से रूबरू होना पड़ता है तो आधी से ज्यादा समस्याएं तो वहीं से प्रारंभ होने लगती है जब पता चलता है कि ये व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है। तो सबसे पहले तो आज के समाज में, आज के वातावरण में, आज के परिवेश में जिस प्रकार से हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, संपूर्ण विश्व तरक्की कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले तो इस भय से आपको मुक्त हो जाना है कि कैंसर का मतलब होता है मृत्यु। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे पास तमाम इलाज मौजूद हैं, हमारे पास इतने सारे उपकरण मौजूद हैं कि पहले जो हम कैंसर का पता नहीं लगा पाते थे, आज हम बहुत ही शुरुआती स्तर पे उसका पता लगा सकते हैं। कैंसर जो शब्द है, अगर कैंसर शब्द को देखा जाए तो तकरीबन 1600 ईस्वी पूर्व इजिप्ट में प्रथम केस जो है कैंसर का, जो लिटरेचर हमारे पास जो शोध मौजूद है उसके हिसाब से पहला केस जो ब्रेस्ट कैंसर का 1600 ईस्वी पूर्व इजिप्ट में पाया गया था। और एक मशीन होती थी, फायर ड्रिल बोलते थे उसे उस समय, फायर ड्रिल, उससे उस ट्यूमर को निकाला गया था। तो जैसा कि ये शब्द है कैंसर, इस शब्द को भी इजिप्ट से ही लिया गया है। वहां के जो वैज्ञानिक थे या फिर शोधकर्ता थे, उन्होंने ये पाया कि कैंसर जो सेल्स होते हैं उसमें फिंगर लाइक, अंगुलियों की तरह के प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जो केकड़े से कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं। तो एक क्रैब शब्द से शब्द को लिया गया और फिर इसको कैंसर नाम दिया गया। सामान्य भाषा में मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो हमारा संपूर्ण शरीर जो है कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में या साइंटिफिकली सेल्स बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। कैंसर की स्थिति में देखें या फिर अगर सामान्य परिस्थिति में देखें तो हमारे शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो मरती रहती हैं और नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है। लेकिन कैंसर के पेशेंट में ऐसे जेनेटिक चेंज आते हैं कि वो जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मरती नहीं है, उनके अंदर भी डिवीजन चालू हो जाता है और उनसे नई कोशिकाएं निकलने लगती हैं। तो पुरानी कोशिकाएं यथावत बनी रहती हैं, नई कोशिकाएं निकलती रहती हैं। तो इन नई और पुरानी कोशिकाओं का एक समूह जमा हो जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। अब एक बात गौर करने की है कि सारे ट्यूमर जो हैं वो कैंसर नहीं होते। ट्यूमर फिर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिनाइन और एक होते हैं मैलिग्नेंट। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो कैंसर नहीं है, वो नॉर्मल ट्यूमर है जो फैलते नहीं है या फिर जिनका शरीर के ऊपर उतना खराब असर नहीं होता। लेकिन हाँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, जो मैलिग्नेंसी वर्ड है उससे लिया गया है, वो एक कैंसर की उत्पत्ति का स्रोत होता है। अगला सवाल करने से पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप कोई सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, कोई आशंका आपके मन में है, तो हमें कॉल कर सकते हैं, जहां आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। बहरहाल अगला सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे कि कैंसर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? करीबन 200 प्रकार के कैंसर और उसके सब टाइप्स, कैंसर एंड कैंसर के सब टाइप्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 200, इतने प्रकार के कैंसर शरीर के किसी न किसी भाग में होते हैं। तो हमें पूरी जागरूकता की जरूरत होती है कि कहाँ का कैंसर है, कब कैंसर हो रहा है, मेल में कैंसर है या फीमेल में कैंसर हो रहा है, किस एज में कैंसर हो रहा है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ब्लड कैंसर जो होता है जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, ल्यूकेमिया एक बहुत ही कॉमन कैंसर है।
जो उसका इम्यून सिस्टम होता है बच्चों का वो वीक होता है, तो इम्यून सिस्टम का कैंसर जो होता है उसे लिम्फोमा बोलते हैं। तो लिम्फोमा जो है वो बच्चों का एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। इसके अलावा बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में। ये बच्चों के कुछ कैंसर्स हो गए। अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन कैंसर है, कैंसर ऑफ यूटेराइन सर्विक्स एक बहुत कॉमन कैंसर है। मेल की अगर हम बात करें तो लंग कैंसर है, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी है, ये बहुत कॉमन कैंसर होते हैं। स्किन का कैंसर जो होता है उसे हम बेसल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा एक अलग प्रकार का कैंसर है, वो बहुत कॉमन कैंसर है। बोन का जो कैंसर होता है उसे हम ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं, तो बोन में वो कैंसर होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं और शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में होते हैं। ओरोफेरिंक्स में होते हैं, फेरिंक्स में होते हैं, ओरल कैविटी में होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार के कैंसर है। जैसा मैंने बताया कि 200 विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं जो शरीर के किसी न किसी अंग को आपको जाके प्रभावित करते हैं। तो जी डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि कितने प्रकार के कैंसर होते हैं ये तो हमने जाना, लेकिन इनके कारण क्या होते हैं? किन कारणों के चलते ये इतने प्रकार के जो कैंसर हैं वो लोगों में हो जाते हैं? कैंसर के कारण पे अगर हम ध्यान दें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी कारण जो होता है वो होता है तंबाकू का सेवन। तकरीबन 30% टोटल कैंसर जो है वो तंबाकू के सेवन से होते हैं और 87% लंग कैंसर का मुख्य स्रोत जो है वो तंबाकू या तंबाकू से होने वाले उत्पाद होते हैं। तो तंबाकू इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके पीछे का कारण है जिसके कारण शरीर में डेवलप हो जाता है कैंसर। और वो व्यक्ति जो तंबाकू के साथ अल्कोहल का सेवन करता है तो इसमें तो इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके पीछे का अगर हम कारण बताएं तो आप अगर तंबाकू का सेवन करता है या फिर जो स्मोकिंग कर रहा है उसके जो अंदर की कैविटी होती है, जो इपिथीलियम होती है, वो काफी ड्राई हो जाती है और उसके बाद जो हम अल्कोहल लेते हैं तो उसकी कंजम्पशन की क्षमता शरीर की बढ़ जाती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है। तो अल्कोहल और अल्कोहल के साथ सिगरेट, ये तो एक बहुत ही भयानक परिस्थिति है। अगर ऐसा कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके अंदर कैंसर के होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो कल कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है या फिर आप बहुत ज्यादा दूषित वातावरण में अगर आप रह रहे हैं तो भी इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं जो कैंसर शरीर में पैदा करते हैं, उनसे कैंसर की संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत कल कारखानों में रेडियम वगैरह के अंदर, सिलिकॉन वगैरह फैक्ट्री में जो काम करते हैं उसके अंदर बहुत से कार्सिनोजेनिक एजेंट्स निकलते हैं, तो इनमें ये संभावनाएं जो है कैंसर से होने वाली बहुत बढ़ जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण कैंसर का जो होता है, जो स्किन का कैंसर होता है जिसे हम बेसल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, ये उन व्यक्तियों में होता है जो सूर्य की किरणों में बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर जाते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा अपने आप को काम करते हैं सूर्य की किरणों में। दोपहर 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो सूर्य की किरणें होती हैं उनकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो यूवीए रेज बोलते हैं उनमें भी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं जिनमें स्किन के कैंसर होते हैं। हालांकि ये ज्यादा कॉमन है व्हाइट स्किन पीपल में, लेकिन फिर भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। जेनेटिक्स, जीन, बहुत सारे जीन्स होते हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कैंसर माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं तो इनका एक जेनेटिक बैकग्राउंड भी है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, वो लीवर कैंसर में बहुत ज्यादा उसके देखे गए हैं काफी ज्यादा कि हेपेटाइटिस बी अगर किसी को है तो उसमें लीवर कैंसर होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो फीमेल्स में बहुत कॉमन कैंसर है, यूटेराइन सर्विक्स का कैंसर, उसके पीछे वायरल एटियोलॉजी है। हेपेटाइटिस जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उससे कैंसर होता है। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, बहुत ज्यादा कारण है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सुरक्षा प्रथम, सदैव और अंत तक आप सुरक्षित रहेंगे, ये संपूर्ण आपके विवेक पर निर्भर करता है। बिल्कुल डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि अगर मैं सही हूँ तो शरीर में बदलाव होने की जो एक प्रक्रिया रहती है उसकी वजह से भी कई बार कारण सामने आ जाता है कैंसर का, तो ऐसे में शरीर में किन बदलावों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो आपको अपनी दिनचर्या जो है उसको पूरी तरह से, चलिए माफ कीजिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस सवाल का जवाब हम बाद में लेंगे। दादा उबाले जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका दादा उबाले जी। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र से दादा उबाले बात कर रहा हूँ। नमस्ते। मेरा सवाल ऐसा है कि आदमी को कैंसर होने के बाद उसको अच्छी ट्रीटमेंट देकर हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, कैंसर का आज के समय में बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनको तो कैंसर मानते ही नहीं, उनका तो 100% क्योर है, क्योंकि अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रहेगी। कैंसर हो गया तो बिल्कुल आदमी नहीं बचेगा। दूसरी बात, कैंसर के स्टेज पे भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज में आपका कैंसर डायग्नोस हुआ है। जनरली
4 स्टेजेस होते हैं, तो स्टेज 1 स्टेज 2 का अगर कैंसर है तो उसकी जो ट्रीटमेंट मोडिलिटी है वो अगर ट्रीटमेंट होता है तो आदमी पूर्णतः स्वस्थ रहता है। हाँ, उसके पीछे का कारण यह है कि उसके पीछे की जो इटियोलॉजी है, मान लीजिए गुटखा खा रहा है, गुटखा खाने से उसको मुंह का कैंसर हुआ है, उसके मुंह के कैंसर का इलाज कर दिया गया, तो ऐसा नहीं कि आप फिर से गुटखा खाना शुरू कर दें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे और आपको सही ट्रीटमेंट सही समय पे मिला है तो फिर बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैंसर का आज के समय में पूरी तरह से निदान मौजूद है, तो डर का तो बिल्कुल माहौल आपको अंदर रखना ही नहीं है। आप 100% आप सुरक्षित रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दादा उबाले जी। और जैसा कि डॉक्टर सिद्धार्थ, मेरा सवाल था कि शरीर में किन बदलावों का ध्यान रखना चाहिए जी, तो ये मैं बता रहा था मैडम कि सबसे पहले तो कोई भी ऐसी चीज जो घाव है वो अगर लगातार आपको 1 महीने से या 2 महीने से लगातार आपके शरीर में है, उसके अंदर से रक्त स्राव हो रहा है या फिर किसी प्रकार का स्राव हो रहा है, वो भर नहीं रहा है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक अल्सर जो भी होते हैं उनका आपको ध्यान रखना। अगर शरीर में ऐसे परिवर्तन है कि आपके शरीर में कोई घाव है और बहुत समय से है और वो भर नहीं रहा है, तो ये कैंसर के पीछे का एक कारण हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। कोई लेकिन इसके बारे में पता कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा तब भी ऐसे केसेस में भी देखा गया जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके घाव भी जल्दी नहीं भरते हैं। नहीं, इसके अलावा घाव के अलावा भी आपके शरीर में बहुत तेजी से अगर आपका वेट लॉस हुआ है, वेट लॉस अगर आपके शरीर में बहुत तेजी से हुआ है, डायरिया, बहुत फ्रीक्वेंट डायरिया होता है इन पेशेंट को, दर्द, मान लीजिए कि अगर मैं मुंह के कैंसर की बात करूं, मुंह के कैंसर की, तो अगर मुंह के अंदर का कोई घाव है और लगातार वो भर नहीं रहा और लगातार बना हुआ है, तो शरीर की जो ग्रंथियां होती हैं जिसे लिम्फ नोड्स बोलते हैं वो डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीरभान सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। सतना से आप बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? सर, मुझे 2 चीज पूछनी थी। एक तो सर मुझे कुछ दिनों से एक अजीब सी गठान हो रही है चेस्ट में। जी जी, है ना, विदाउट एनी रीजन ऐसा लगता है कुछ गठान जैसी है। जी जी, पहले मुझे लगा एक्सरसाइज करता हूँ सुबह, उसके कारण है, फिर वो दोनों तरफ चेस्ट में गठान होने लगी है। और मेरी हिस्ट्री है कि पिछले दिनों मैं हेपेटाइटिस बी का मरीज था, तो मैं कई दिनों एडमिट भी रहा था, लीवर प्रॉब्लम थी। जी जी, तो उसके बाद फिर हालांकि वेट लॉस, जैसा भी आप बता रहे थे, वेट लॉस तो नहीं हुआ, मेरा वेट तो गेन ही कर रहा हूँ लगातार मैं जब से ठीक हुआ हूँ। और दूसरा सर, मुझे एक और कंफ्यूजन था कि जगह जगह लिखा रहता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से कैंसर हो सकता है। कई जगह अफवाह भी सुनते हैं कि ये प्रोडक्ट में ऐसी चीज मिली है जिसको खाने से कैंसर हो सकता है, डिस्पोजल में आप गर्म पानी पियोगे तो कैंसर हो सकता है। तो सर, इसका भी जानना चाह रहा था, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहला सवाल जैसे आपने बताया कि आपके शरीर में कुछ गठान सी है, तो एक तो आप मन से भय निकाल दें कि सारी गठान जो है वो कैंसर का रूप नहीं होती, लेकिन चूंकि अगर आपके अंदर गठान है तो आपको एक मैं सलाह दूंगा कि आप हेपेटाइटिस बी के भी पेशेंट रह चुके हैं, तो आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट से या मेडिकल सलाह की आपको आवश्यकता है। बहुत सारी उसकी एफएनएसी होती है जिसमें आप निडल डाल के उसके अंदर का जो लिक्विड होता है उसको लेके हम चेक कर लेते हैं, छोटी सी बायोप्सी होती है, तो सावधानी में ही सुरक्षा होती है। तो आप एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके दिखा लीजिए, उस गठान का अपना चेकअप करा लीजिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर गठान है तो वो कैंसर ही हो गया। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि 2 तरह के कैंसर होते हैं, एक बेनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। तो मोस्टली ऐसी गठानें होती हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि आप वेट गेन भी कर रहे हैं, तो कोई नहीं, ये छोटी सी गठान होगी, आप इसका टेस्ट करा लीजिए तो आप भी अंदर से सुरक्षित महसूस करेंगे, ये करा लीजिए। दूसरा, जैसे आपने सवाल बोला कि बहुत सारी चीजों पे, उत्पादों पे लिखा रहता है कि इसके खाने से कैंसर होता है। बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बेंजोइक एसिड है, या बहुत सारे डिब्बा बंद फूड होते हैं जो बहुत लॉन्ग समय तक अंदर घर के अंदर रखे रहते हैं या पैसे रखे, ऐसे सामानों का या फिर जंक फूड है उनको अवॉइड करना चाहिए। आप अगर अच्छा खाएंगे, आपके सेहत में, आपको एक और जानकारी दे दूं कि जितने प्रकार के कैंसर होते हैं उसमें आधे कैंसर तो ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ खान पान की आदतों से ही डेवलप होते हैं। अगर हम सिगरेट पी रहे हैं, अगर हम गुटखा खा रहे हैं, अगर हम हरी सब्जियां या फल फूल का सेवन नहीं कर रहे हैं, हम अगर एक्टिव नहीं हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा ओबेसिटी से ग्रसित हैं, तो ऐसे ही आपके शरीर में कैंसर के जो जीन्स होते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगेंगे। तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। तो आप तो ऐसे पदार्थों को खाना ही क्यों है? भारत तो ऐसे भी इतना सक्षम देश है, आपके पास इतनी हरी सब्जियां हैं, ताजी सब्जियां हैं, उनको खाइए। 1 घंटे की एक्सरसाइज आप मैंडेटरी बना लीजिए कि आपको सुबह से लेकर शाम तक के बीच में 1 घंटे तक निश्चित रूप से एक्टिव रहना है। बिल्कुल। तो, जी जी, तो ये सब तो जो आप कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। अभिनव, हमें उम्मीद है कि अभिनव जी ने जो भी सवाल पूछा था उनको उनके सवाल का जवाब मिला होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक अमित। अमित, कहाँ से बोल रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैम, गंजबासुरा से बात कर रहा हूँ मैं। जी, सवाल। डॉक्टर साहब, सवाल तो मेरा, सर हम जो आजकल खाना खाते हैं, ये आटा आता है पैक पॉलिथीन में, चावल आते हैं, ये मसाले पैक आ रहे हैं पॉलिथीन में, क्या इससे भी कैंसर का खतरा का डर है?
नहीं नहीं, आटा चावल ये सब, इन सब चीजों में ऐसी चीज जंक फूड, आप इनके बीच का अंतर समझिए। ये तो आपके जीवन की दैनंदिन की आवश्यकताएं हैं। आटा चावल ये मसाले जो आते हैं, इनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया होता, क्योंकि ये आते हैं और आप इसका उपयोग करने लगते हैं। ऐसे पदार्थ जो 5 महीने 6 महीने से या तो मॉल में या फिर किसी दुकानदार के पास हैं, और फिर अगर आपके घर में आए, वो आप दैनंदिन उसका उपयोग नहीं कर रहे, बहुत दिनों के बाद अगर उसका उपयोग कर रहे, तो ऐसे पदार्थों में ये फूड प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं, जिससे कि वो फूड सुरक्षित रहे। इन चीजों में ऐसा कुछ नहीं होता है। आटा चावल गेहूं ये सब तो आपकी दैनंदिन आवश्यकताएं हैं, ये अगर नहीं खाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मौसमी। मौसमी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी नमस्कार मौसमी। हाँ, तो मेरा सवाल ये था सर, फरवरी महीने से मेरे जो अपर जॉ के जो प्री मोलर टीथ है, जी जी, उसके मसूड़े में ना सर, वो दांत ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके मसूड़े में ऊपर एक घाव जैसा बन गया है पिछले 4 महीने का, और उसमें से पस जो है वो डिस्चार्ज बीच में हो, फिर वो ठीक हो जाता है, तो पस डिस्चार्ज होता है, फिर ठीक हो जाता है। मैंने हॉस्पिटल में भी दिखाया तो मुझे ऐसा बोला कि ये कुछ साइनस का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसको ऐसे ही रखने दीजिए। तो ये सर ऐसे ही रहने देना है कि इसको आगे कुछ फर्दर ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि मैं इसलिए बहुत टेंशन में रहती हूँ। पस जो होता है मैडम, पस एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं, तो पस तो शरीर में नहीं रहना चाहिए। जो पस होते हैं, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, वो मरती हैं तो उनसे पस निकलता है। दूसरा, जैसे आपने बोला साइनस, तो कोई भी ओपनिंग जिससे पस निकलता है उसको साइनस बोलते हैं। जैसा आपने बोला कि प्री मोलार के पीछे वाले हिस्से में है आपको, तो या तो हो सकता है कि आपके पीछे के मोलार्स जो हैं उनके एजेस शार्प हों, उससे कट रहा हो आपका म्यूकोसा, उससे मवाद आ रही हो। दांतों का अगर आप एक्सरे करा लें तो उससे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर दांतों के नीचे जड़ों में तो ऐसा नहीं कि आपको पस हो गया है और उससे फिर धीरे धीरे आपका पस बाहर आ रहा है। 2 दांतों के बीच का जो हिस्सा होता है उसमें भी कभी कभी खाना फंस जाता है, वो भी अगर आप अच्छे तरह साफ नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन हो गया हो, तो उसमें भी पस होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरी एक बात, आप बोल रहे हैं कि होता है और फिर ठीक हो जाता है, होता है फिर ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो है उससे लड़ने की क्षमता है, इसीलिए वो बार बार ठीक हो रहा है। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बड़े जबड़े का एक्सरे होता है जिसे हम ओपीजी बोलते हैं, आप उसे करा लीजिए, कहीं पे भी सुविधा उपलब्ध है। उससे पूरी तरह पता चल जाएगा कि आपके जबड़े में दिक्कत है, कि आपके दांतों में दिक्कत है, या दोनों दांतों के बीच के हिस्से में दिक्कत है। तो इसमें परेशान या घबराने की कोई बात नहीं है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। आप किसी भी अच्छे डेंटिस्ट के पास चले जाइए, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास चले जाइए, कि अच्छा ओपीजी करा लीजिए, और फिर इस समस्या का निदान है। इसमें कोई ज्यादा घबराने की या फिर कोई चिंताजनक बात है नहीं मैडम इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मौसमी जी, और लगातार हम सवालों के जवाब तलाश रहे हैं और इस चर्चा को इसलिए जारी रखे हैं ताकि आप जैसे जो दर्शक हैं उनमें कोई भी अगर सवाल है इस रोग से जुड़ा हुआ, वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। लगातार हम इस अहम मुद्दे पर चर्चा कर ही रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि हम चर्चा कर रही थी, इस रोग से कैसे निजात पाने के लिए जो इलाज दिया जाता है वो अलग अलग तरीके के भी होते हैं। अमूमन हमने कीमोथेरेपी के बारे में भी सुना है, इसके अलावा भी और भी अलग अलग थेरेपी या इलाज के तरीके हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं? मैडम, किसी भी रोग के पीछे के 2 कारण होते हैं, एक तो होता है उसका मैनेजमेंट और एक उसका होता है प्रिवेंशन। तो मैनेजमेंट पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रिवेंशन पे बात करें कि कैसे हम उससे बच सकते हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बताई, उसमें एक सबसे अहम है कि आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल छोड़ दें, तंबाकू या तंबाकू जंक। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोमल चंद्र जी सागर से। बहुत स्वागत आपका। कोमल जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो जी कोमल जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। हमारे यहाँ मरीज कुमार से कैंसर की, हमारी मैसेज तो कैंसर का रोग है, भोपाल में वो हो रही है इलाज उनको। 8 इंजेक्शन लग गए, लेकिन खाना खाते तो लेटरिन चली दस्त लग जाती है। इसका कोई इलाज क्या करें? देखिए, जो आप इंजेक्शन की बात बता रहे हैं उसे हमारे भाषा में कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो इस कीमोथेरेपी के कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अगर कोई पेशेंट है वो कीमोथेरेपी के ऊपर है तो उसके खाने पीने में दिक्कत होगी, उसके मुंह के अंदर छाले हो जाएंगे, उसके बावल मूवमेंट, जैसा आप बोल रहे हैं कि डायरिया होता है, डायरिया एक बहुत ही
कॉमन उसका साइड इफेक्ट है जो एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बहुत, जब तक कीमोथेरेपी चलेगी तब तक इन सब प्रॉब्लम से आप इनकाउंटर होते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बार अगर कीमोथेरेपी की प्रक्रिया आपकी खत्म हो गई तो फिर आपका शरीर वापस जो है ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कीमोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट है, एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। हर दवाओं के कुछ न कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। इवन आप एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते हैं, उससे भी आप देखते हैं कि आपका पेट खराब हो जाता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आपकी कीमोथेरेपी की साइकिल खत्म होगी, ये सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। मन को मजबूत रखना है और बिल्कुल अपने परिवार के साथ रहना है और सहयोग प्रदान करना है। सब समस्या का समाधान इसी संसार में लिखा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया कोमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रोहित। रोहित, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा ये सवाल था कि मैं पिछले 6 महीने से लगातार स्मोकिंग कर रहा था, पर अब मैं छोड़ना चाहता हूँ। पर सर एकदम से, मतलब जैसे मैं छोड़ रहा हूँ तो मुझे बेचैनी होती है, काम में मन नहीं लगता, हाथ पैर कांपते हैं। तो मैं क्या करूँ, एक दिन में एक पीऊँ या एक हफ्ते में एक पीऊँ? आप तरीका बताइए कि मैं इसे छोड़ पाऊँ। देखिए, सब कुछ आपके अंदर, आप अगर इच्छा शक्ति को अपने मजबूत बना लेंगे तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है। आपने निर्णय लिया है, यही अपने आप में बहुत एक उत्साहजनक बात है। बस इसको परिणाम तक पहुंचाना है आपको। तो मैं आपको जैसा बता दूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं छोड़ पा रहे तो बहुत सारी थेरेपी है हमारे कॉलेज में, जैसे भाभा डेंटल कॉलेज है, वहां पे भी हम चलाते हैं। टोबैको मुक्ति केंद्र है हमारा, चलता है। तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, NRT बोलते हैं उसको। निकोटिन की टैबलेट्स आती हैं। आपको जैसा ऐसा लगे कि आपको सिगरेट पीने की तलब हो रही है, आप एक या तो टैबलेट को ले लें। उससे थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकोटिन शरीर में जाती रहती है, जिससे जो निकोटिन की आवश्यकता आपके शरीर को महसूस हो रही है वो दूर हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगे कि मुझे सिगरेट पीना है, आप अपने परिवार के पास चले जाएं, अपने माता पिता के पास चले जाएं, अपने भाई बहन के पास चले जाएं। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उसके पास चले जाएं, आपका दिमाग उस तरफ से जाएगा। ऐसे भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप कितने भी पाश्चात्य सभ्यता के प्रति क्यों न ढल जाएं, आज भी अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता के पास, परिवार के पास जाता है तो इस बात को अवॉइड करता है कि वो सिगरेट पी के न जाए, वो अल्कोहल लेके न जाए। तो ये जो पाश्चात्य सभ्यता की चीजें हमारे भारत पे थोप दी गई हैं, आपको तो बस आपके अंदर इसका समाधान। जैसे आपको लगे कि नहीं मुझे सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, आप तुरंत अपने पारिवारिक माहौल में चले जाएं, हंसे बोलें, लोगों से मिलें, जो भी आपके बड़े हैं आप किसी से बात कर लें, आप फोन लगा लें, अपने टीचर को फोन लगा लें, अपने जो दोस्त हैं उनको फोन लगा लें। अपने दिमाग को बस आपको डाइवर्ट करना है और कुछ नहीं करना। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपने निर्णय लिया है, बस आपको इसको अंजाम पे पहुंचाना है। मुझे लगता है अगली बार मैं जब आऊंगा तो आप मुझे कॉल करके बताना कि हाँ डॉक्टर साहब, अब मेरी समस्या का समाधान हो गया है और अब मैं सिगरेट नहीं पी रहा। ये उम्मीद है मुझे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद शर्मा। विनोद, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी विनोद, हम आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज अब तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है, क्योंकि शायद आप आसपास कहीं टीवी है या शोर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम आपको कम सुन पा रहे हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है जी विनोद, सवाल पूछे। मैम, मुझे ना ये लगभग 2 साल से ऊपर हो गई जी, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं, वो लपटाउन वगैरह ऐसे कोई, जब बी कॉम्प्लेक्स लेता हूँ वो थोड़े दिन तो ठीक रहता है मैम, फिर मेरे हो जाते हैं मुंह में। वैसे मैं स्मोकिंग करता हूँ जी, वो मैंने बहुत कम कर दी है, छोड़ने वाला हूँ बस। वैसे तो मैं ये इसके बारे में पूछना था जी मुझे। जैसा आपने बताया मुंह के छालों के बारे में, तो सारे मुंह के छाले कैंसर नहीं होते, हाँ, लेकिन कैंसर होने से पहले का एक स्टेज जरूर होता है। आपने मुंह के छालों के बारे में बताया, आपने ये भी बताया कि आप मल्टीविटामिन की टैबलेट लेते हैं तो धीरे धीरे छाले समाप्त हो जाते हैं। मुंह के छाले बहुत प्रकार के होते हैं। अगर आप गुटखा का सेवन कर रहे हैं और आपको अगर छाले हैं तो उसे हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। एक ओरल लाइकेन प्लानस होता है जिसमें सुपरफिशियल लेयर जो है एपिथेलियम की वो चली जाती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो उसमें आप एक लाइकोपिन रेड करके दवा आती है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आप वो दवा लें। आप चूंकि स्मोकर हैं, आप सिगरेट का सेवन करते हैं, अभी मैंने अपने एक दर्शक को पहले ही बताया, तो आपको इसका सेवन नहीं करना है। सिगरेट का अगर आप सेवन करते हैं तो ऐसे भी आप शरीर में इतना गर्म धुआं ले रहे हैं तो उससे एपिथेलियम आपका जाएगा ही। सारी दवाएं आप तभी अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं जब उसके पीछे की जो इटियोलॉजी है, जैसे सिगरेट पीना आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो यह मल्टीविटामिन हो या फिर और भी कोई थेरेपी हो,
ये आपके लिए तभी कारगर साबित होगी जब आप खुद अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो आप सिगरेट का सेवन बंद करिए, उसके बाद ही आप दवा की दुकान पे दवा खरीदने के लिए जाइए। दवा भी लेंगे और सिगरेट भी पिएंगे तो ये छाले आते जाते रहेंगे और ये आगे आपको ज्यादा दिक्कत ही करेंगे। तो आपके साथ तो बस यही है कि आप सिगरेट पीना बंद करें और उसके बाद फिर आप दवा जो है उसका सेवन करें। छाले कोई सारे छाले कैंसर का रूप नहीं होते, आपको बस धैर्य की जरूरत है और विवेक की जरूरत है। अपने अंदर उत्साह का माहौल भरिए और सिगरेट का त्याग कर दीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसा कि कार्यक्रम समाप्ति की ओर ही है, इसलिए जल्दी से चाहेंगे कि जो सवाल रह गए हैं उनका जवाब हम जान लें। हम बात कर रहे थे इलाज को लेकर के। जी जी, तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था मैडम कि कुछ इलाज तो जो कैंसर है उसमें आधे से ज्यादा कैंसर तो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। और मैं एक और चीज बता दूं, कैंसर दो तरह की चीजें होती है, एक होती है डेथ और दूसरी होती है डाइंग। सारी डिजीज जो होती है उसमें पेशेंट की डेथ होती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें डाइंग है। दिन प्रतिदिन आदमी को पता है कि अगर उसके कैंसर है तो मन के अंदर से, तन के अंदर से, उसकी शक्ति सबका उसका नाश हो रहा है। उसके परिवार का, उससे समाज का, उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं कैंसर घर कर लेता है। तो आप तो जितनी सावधानी रखेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। खान पान का आपको ध्यान रखना है, फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है। बिल्कुल आप एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है, आप मन के अंदर धारण कर लें कि नहीं 1 घंटा मुझे हर हालत में फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कुछ कैंसर जो फीमेल्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूटेराइन सर्विक्स का कैंसर है, तो उसके टीके मार्केट में अवेलेबल हैं। जो यूटेराइन सर्विक्स का वैक्सीनेशन आप करा सकती हैं। हेपेटाइटिस बी का अगर आप वैक्सीनेशन करा लेंगी तो लीवर कैंसर होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन चूंकि अब ईश्वरी है, अगर आपको कैंसर हो ही गया तब भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पूर्णतः कैंसर का इलाज मौजूद है। अब मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका है कि आप कहाँ पे, जैसे कैंसर में मेटास्टेसिस होती है, एक अगर मुंह के अंदर का कैंसर है तो फैलते फैलते शरीर के बहुत ज्यादा भागों में चला जाता है। तो पहले पता नहीं चलता था। अब पेट सीटी करके मशीन है जिसमें डाइज के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पे आपके जो ऑन्कोजिन्स एक्टिव हो चुके हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं, जो ऑन्कोजिन्स को दबाते हैं, वो डिफेक्टिव है। तो इन सब चीजों का पता चल जाता है। फिर अगर कैंसर के, जैसे आपने बताया भी, अभी बहुत सारे दर्शकों के कॉल भी आए, तो फिर उसकी सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, उसके बहुत सारे इलाज हैं। सर्जरी में उस ट्यूमर को हटा देते हैं, रेडियोथेरेपी में उस ट्यूमर में रेडिएशन डालते हैं और कीमोथेरेपी में दवाओं के माध्यम से कैंसर का इलाज किया जाता है। तो आपको तो सावधानी, सुरक्षा अपनी रखनी है और बिल्कुल मन से भय को निकाल देना है कि कैंसर अगर हो गया तो मेरे साथ, मेरे जीवन पे ही कोई प्रश्न चिन्ह लगने वाला नहीं। अंदर से उत्साह का माहौल रखिए। हाँ, बुरी आदतों का सेवन आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका कोई शरीर पे, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई परिणाम नहीं है। मैं अगर कोई अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति है तो यही बोलता है कि अल्कोहल पीने से मुझे जलन होती है। जो चीज स्वाद में ही अच्छी नहीं लगती है उसको जीवन का हिस्सा क्यों बनाना। सिगरेट है, अगर आप सिगरेट पी के अपने परिवार के पास नहीं जा सकते, अपने बच्चों से आप बात नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों को अपने जीवन का क्यों हिस्सा बनाना। ऐसी चीजों से तो दूर रहिए। रोग से लड़ने के लिए आत्मविश्वास सबसे बिल्कुल, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, मनोबल, यही है आपके जीवन को जीने का उद्देश्य और यही होना भी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, क्योंकि किसी भी रोग से लड़ने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी ऐसे ही हमें जरूरी जानकारी दी, क्योंकि आत्मविश्वास अगर हम रखेंगे तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। बहरहाल कुछ और नए टॉपिक्स के साथ में हम फिर हाजिर होंगे आज के खास कार्यक्रम में। स्वराज सेहत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।